गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल सिंधिया से हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमने मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में जाना और उसके बाद भाषा के महत्वपूर्ण रूप हैं। पहला है श्रवण माध्यम, यानी सुन करके ध्यान से सुनना पहले, फिर उसमें से जो भी प्रश्न आते हैं उनका उत्तर देना। तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि बच्चे कितना समझ रहे हैं, सुन ले, ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं या नहीं। तो यदि ऐसा टेस्ट लिया जाए कि वो सुन करके फिर उन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, तो इससे जो है वो पता चल जाता है हमें बच्चे के जानने के बारे में, ये बच्चा कितना जान रहा है, कितना सीख रहा है, कितना पढ़ रहा है, ध्यान लगा रहा है या नहीं लगा रहा, इन सब बातों का पता चलता है। तो उसी का दूसरा रूप है वाचन कौशल। श्रवण में भी होता है बच्चों, श्रवण यानी कि सुनना, और वाचन का मतलब होता है बोलना। तो अभी पहले की सुनकर के आपने जो है प्रश्नों के उत्तर देने थे, और इसमें ये आता है भी, इसमें बहुत से विषय दिए गए हैं। वाचन में आप किसी भी विषय पे बोल करके जो है सुनाओगे, और इसके लिए आपको पहले ही तैयारी भी करनी पड़ती है। कहते हैं कि वाचन कौशल जो है ये मुख्य रूप से दो होते हैं। एक तो होता है मौन वाचन और एक होता है सस्वर वाचन। अब मौन वाचन में क्या होता है कि हमने ना, अब जैसे हमने बोला कुछ नहीं है और उसको ध्यान से सोच लिया है और कर रही है, मौन रह करके तो हम सब कुछ बता रहे हैं किसी को, ठीक है, कोई इशारा करके बता देते हैं या कोई वैसे ही, तो वो वाचन जो है मौन वाचन। लेकिन होता है, एक होता है सस्वर वाचन, यानी कि सबको बोल के सुनाना, बोल करके अपने मन के भावों को प्रकट करना, या हमने जो याद किया है खड़े होकर के मौखिक रूप से बोलना। यानी ये नहीं कि बुक में से देख के बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, तो वो जो है वो बोलना होता है। अब जो कहते हैं जो सस्वर वाचन है, इसका संबंध मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता को बढ़ाने से है। यानी जब हम बोलते हैं, हम मान लो बुक में से पढ़ रहे हैं, देख के पढ़ रहे हैं, तो इससे हमारी जो है जो सही उच्चारण कर रहे हैं शब्दों का या नहीं, इससे ये पता चल जाता है। तो सस्वर वाचन का बड़ा महत्व है। इससे मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ती है, बच्चा जो है मौखिक अभिव्यक्ति में कुशलता प्राप्त कर लेता है। और इसके लिए उपयुक्त गद्यांश पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य स्रोतों से चुने जा सकते हैं। कई बार होता है पाठ्य पुस्तक में से पढ़ के, अब जैसे कक्षा में जो भी टीचर होते हैं वो इंग्लिश हिंदी ऐसे, वो आपको क्या करते हैं, एक एक बच्चे को खड़ा करके फिर पैराग्राफ पढ़ने को कहते हैं। मतलब उनका जो शब्दों का उच्चारण सही हो जाए और वो ठीक से पढ़ने लग जाएं, उसमें जो कुशलता प्राप्त कर लें सस्वर वाचन में, बोलने में, जो बोल करके हम जो सुनाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी गलतियों में सुधार होगा। जो हम मात्राओं की गलतियाँ करते हैं या कुछ शब्द गलत बोल देते हैं, तो उसमें सुधार होगा। तो इसलिए जो है सस्वर वाचन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संवाद और भावात्मक अंश सस्वर वाचन में दक्षता पाने के लिए सटीक सिद्ध होते हैं। अब संवाद यानी कि किसी से बातचीत करना, दो व्यक्ति आपस में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको कोई विषय दे दिया जाता है, इस विषय पे आपको जो है संवाद करना है, तब वो बोलेंगे, तब भी उनके क्या होगा, बोलने की जो शक्ति है उसका पता चल जाता है। वो बोलने में वो दक्ष होंगे, कुशल हो जाएंगे, अच्छे से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इससे भी जो है उनके कुशलता बढ़ती है, वाचन की कुशलता बढ़ती है। तो अब जो सस्वर वाचन के कुछ उदाहरण हैं, किस किस से हम कर सकते हैं, तो सबसे पहला आता है 1 नंबर पे सस्वर वाचन का पहला रूप है, वो है भाषण। तो बच्चों पहला है भाषण। यदि हमें किसी विषय पर भाषण देना है तो ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना, पहले तैयारी करनी पड़ती है, ताकि हम 3-4 मिनट 5 मिनट का जो भाषण देना है तो वो अच्छी तरह से बोल पाएँ और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, ताकि लोग हमारी बातों को सुने। तो इस तरह से जो है भाषण में कुशलता प्राप्त होती है। इसका दूसरा है आशु भाषण। दूसरा क्या है,
कि आपको टॉपिक दे दे, इस टॉपिक पे आप बोलो जस्ट उसी टाइम, तो आपके मन मस्तिष्क में क्या आता है उस टॉपिक के विषय में वो आपको जो है बोलना होता है। तीसरा इसका आता है परिचर्चा। परिचर्चा, जब हम परिचर्चा करते हैं तो मैं आपको ये भाग बता रही हूँ उसके कितने, फिर हम एक एक विषय पे ही विस्तार से समझेंगे, ठीक है। चौथा है वाद विवाद। वाद विवाद। पांचवा आता है कविता वाचन। कविता वाचन, ठीक है। अब इसके छठे नंबर पे आ जाता है संवाद वाचन, फिर कार्यक्रम प्रस्तुति, संवाद वाचन, उसके बाद आता है कार्यक्रम प्रस्तुति, ठीक है। और फिर इसके बाद 8वें नंबर पे आ जाता है कथा या कहानी सुनाना या कोई घटना सुनाना। कहानी सुनाना, सुनाना, किसी घटना के बारे में बताना। तो ये मतलब वाचन जो बोलने में कुशलता प्राप्त करने के लिए इन बातों, ये कुछ उदाहरण हैं, आप इस विषय में किसी भी विषय पर तैयार करके बोल सकते हैं। तो इसमें अब सबसे पहला जो है वो भाषण। अब कहते हैं कि भाषण एक कला है जो मौखिक दक्षता का मानदंड मानी जाती है। मौखिक भाषा को सुधारा जा सकता है भाषण के माध्यम से, क्योंकि भाषण में हम कोई एक विषय लेके उसे अच्छी तरह से याद करेंगे, फिर उसे स्टेज पर खड़े होकर के यदि मंच पे उपस्थित हो सबके सामने जो उपस्थित लोग बैठे हैं उनके सामने हम अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। और लोगों को इस माध्यम के द्वारा, भाषण के द्वारा लोगों को हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं तथा इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। स्वयं पर विश्वास होता है जब वो अच्छा सा बोल लेता, अच्छी तैयारी के साथ एक बार मंच पे चढ़ गया, माइक में बोल लिया, तो वो जो है आत्मविश्वास बढ़ जाता है, फिर बहुत ढंग से बोल सकता है वो कहीं भी। अब क्या करते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं स्टेज पे जाके बहुत अच्छी तरह से बोल देते हैं, उन्हें बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होते। और कुछ ऐसे होते हैं कि उनको यदि स्टेज पे बुला लिया जाए और माइक पकड़ा दिया जाए तो उनकी आवाज़ कांपने लगती है, हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि हर बंदा स्टेज पे चढ़ के नहीं बोल सकता, इसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसीलिए क्या होता है स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को, यानी LKG UKG के बच्चे हैं, उनको भी स्टेज पे बुलाया जाता है, उनके हाथ में माइक दे दिया जाता है, चाहे उनका बर्थडे है तो वो अपना नाम बोलते हैं, फिर बताते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, ये है वो, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ। मतलब शुरू से यदि बच्चा स्टेज पे चढ़ के बोलने लगेगा तो वो बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं, और फिर एक तरह से वो अच्छा बन सकता है, बोलने में बहुत अच्छी तरह से कहते हैं निपुण हो सकता है, ठीक है। तो विद्यालयों में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब भाषण कला का प्रयोग होता है। विद्यालय में तो ऐसे ना जो आप पढ़ते हो स्कूल में सबसे पहले क्या होता है, प्रार्थना सभा में जब सुबह सुबह असेंबली होती है तो उसमें बच्चों को बुलाया जाता है स्टेज पे, वो खड़े होकर बोलते हैं ना, उसमें टॉपिक दिया जाए, कोई थॉट बोलेगा, कोई टॉक बोलेगा, कोई कविता बोलेगा, कोई कुछ, तो वो बच्चे स्टेज पे चढ़ के बोलते हैं। या किसी उत्सव पे, कई बार घरों में ऐसे उत्सव होते हैं, आजकल तो बहुत घरों में जो उत्सव होते हैं उसमें भी बड़े छोटा सा वो रंगारंग कार्यक्रम सा रख दिया जाता है, फिर कोई माइक के उसमें से बोलता है, सबको बुलाता जाएगा कि आप तेरा ये पेश करोगे, आप ये गाना बताओगे, आप प्लस गाओगे, आप कुछ, तो आपस में जो है सारे लोग मिलके करते हैं। फिर कोई राष्ट्रीय त्यौहार होता है तब भी जो है ऐसा ही। अब देखो 15 अगस्त को प्रोग्राम हुआ स्टेज पे, तो आजकल जो है बच्चे नहीं स्कूल में आ रहे तो टीचर्स जो है बोल रहे हैं, तो इससे टीचर्स की जो हेजिटेशन है वो भी ख़त्म हो गई है, वो भी स्टेज पे चढ़ के बोल रहे हैं। और इन राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में हम पहले से जैसे याद करके जा सकते हैं, 15 अगस्त कब हमारा देश आज़ाद हुआ था और ये क्यों मनाया जाता है, वहाँ पर फिर वो सारा जो है ये उसमें बताना होता है, ये होता है भाषण, ठीक है। फिर है अवसर तथा
तथा विषय के अनुकूल भाषण को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब जिससे जो हमारा जो भाषण है, हम जो बोल रहे हैं, उससे लोग प्रभावित हों, वो ध्यान से सुने। तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला है, भाषणकर्ता विषय से संबंधित भाषण की तैयारी पहले ही अच्छी तरह से कर ले। अब जैसे 15 अगस्त का फंक्शन था, तो देश की स्वतंत्रता के बारे में भाषण देना था, यानी बोलना था, तो पहले से तैयारी करके जानी चाहिए स्टेज पे। 15 अगस्त का जैसे कोई अनुच्छेद, निबंध बहुत होता है, उसमें से कुछ दिया होता है, तो वो तैयार करके जाके एक स्टेज पे बोलेंगे तो लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। तभी जो है लोग तालियां बजाते हैं और वाहवाही करते हैं। फिर दूसरा आता है कि आत्मविश्वास के साथ अपनी बातें श्रोताओं के सामने रखनी चाहिए। जब भी हम किसी मंच पे खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं, तो अपने मन का जो विश्वास है, आत्मविश्वास, वो पूरी तरह से होना चाहिए, यानी विश्वास से बोलना चाहिए। ऐसा ना हो कि बीच बीच में हम भूल ही रहे हैं क्योंकि हमें अपने आप पर विश्वास ही नहीं है, तो ऐसा लगे मैं तो बोल ही नहीं पाऊँगा, मैं बोल नहीं पाऊँगा। जब हम ऐसा सोच के स्टेज पर चढ़ेंगे तो क्या होगा, हम बीच बीच में भूल जाएंगे। भाषण अच्छी तरह कंठस्थ होना चाहिए ताकि बीच बीच में रुकना ना पड़े। जो भी आपने तैयारी की है बहुत अच्छी तरह से याद करना उसे, क्योंकि याद नहीं होगा तो आपको बीच में रुकना पड़ेगा। रुक करके फिर आप सोचोगे कि अब क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो यदि बहुत अच्छी तरह से याद किया हुआ तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा। फिर भाषण देते समय आवाज़ में पूरा जोश होना चाहिए, बड़ी जोशीली आवाज़ से जो है बोलना चाहिए। विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। जो भी आपके मन के विचार आप लोगों के सामने रखना चाह रहे हो, वो स्पष्ट रूप से रखो। फिर है, हमारे कथन विषय से संबंधित ही होने चाहिए। हम जो कह रहे हैं ना, जिस विषय पे हम, उस विषय से भटकना नहीं चाहिए। यदि 15 अगस्त पे बोल रहे हैं तो 15 अगस्त के बारे में ही हमें बताना है। ये नहीं कि इस विषय को बीच में छोड़ दिया और किसी और विषय पे चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषण में विचारों के साथ साथ भावनाओं को भी स्थान देना चाहिए। मतलब जब हम बोल रहे हैं तो हमारे मन की भावनाएं प्रकट हो रही हैं, वो दूसरे लोगों से सुन रहे हैं। फिर है, भाषण को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का भी प्रयोग होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बीच में बोलते हैं तो कहीं ना कहीं किसी मुहावरे का भी प्रयोग हो जाता है, तो उससे भाषण और भी अच्छा बन जाता है, तो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। फिर है, भाषण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए हास्य व्यंग्य का भी सहारा लेना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ ऐसे जोक भी भर देते हैं, लेकिन वो जोक ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही बजाय, उससे संबंधित ही होते हैं, उसी विषय से संबंधित कि हम उसमें वो ऐड कर सकते हैं, तो वो भी जो है लेना चाहिए। अब आ जाते हैं हम भाषण की प्रस्तुति। ठीक है, अब प्रस्तुति कैसे करनी है भाषण की, उसके लिए भी बताया गया है कि मंच पर आते समय अपने आत्मविश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए। कई बार तो होता है भी मंच पे बुला लिया तो बुलाते ही पसीने छूट जाते हैं, भी हमें बुला लिया और वहाँ जाके जो है 2 शब्द कहे, वो भी बड़ी मुश्किल से, और हमें वापस आना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषण की प्रस्तुति की शुरुआत उपस्थित श्रोताओं को संबंधित करते हुए होनी चाहिए। जितने भी श्रोतागण वहाँ पे उपस्थित हैं, यानी कि सुनने वाले जो बैठे हैं, जैसे हम कहते हैं कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों साथियों आदि, तो वहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं हम उन्हें जो है संबोधित करेंगे। फिर श्रोतों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए भाषण के बीच बीच में संबोधन का प्रयोग भी करना चाहिए। यदि किसी को हम संबोधित करते हैं तो उनका भी प्रयोग करना चाहिए। आवाज़ तेज व स्पष्ट होनी चाहिए। भाषण को श्रोताओं के सामने इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए कि उन्हें ऐसा ना लगे कि हम रटे हुए कथनों को ही बोल रहे हैं। चाहे हम रट के आए हैं, याद करके आए हैं, लेकिन उसके लिए दूसरों के सामने जब हम प्रकट कर रहे हैं अपने मन के भाव, तो इस तरीके से बोलना चाहिए उन्हें ऐसा ना लगे कि रटे रटे रटाए शब्द आए, एकदम से माइक पकड़ा, श्रोताओं की तरफ देखा भी नहीं और नीचे खड़े जो हमने रटा हुआ था उसको सारा बोल दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब हम बात करते हैं तो बीच बीच में हमें उन श्रोताओं की तरफ देखना भी है, अपने हाथों को थोड़ा सा हिलाना भी है, ताकि ऐसा लगे कि वास्तव में हम जो है खाला रटा रटाया नहीं बोल रहे हैं, हमें पूरा समझ करके सबको बता रहे हैं। फिर श्रोताओं को अपने से जोड़े रखने के लिए बीच बीच में प्रश्न भी किए जाने चाहिए। अब हम बता रहे हैं, सुनाते सुनाते, अब जैसे मैं मान लो 15 अगस्त पे बोल रही हूँ, तो 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है बीच में? क्योंकि इस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तो हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इस तरह से बीच बीच में प्रश्न भी पूछने चाहिए। श्रोताओं को अपने से जोड़े रखने के लिए बीच बीच में प्रश्नों के साथ साथ में अपने
विचार, खाली रटे रटाई बात ना कह करके अपने भी कुछ विचार प्रकट करने चाहिए। ठीक है, अब बीच में हम पूछ लेते हैं, जो मैं बात बता रहा हूँ क्या आप उससे सहमत हैं? आगे कोई ना कोई जवाब देंगे, सहमत नहीं है तब भी वो कोई ना कोई जवाब देंगे, तो आप खुद जो ऐसा पूछोगे। ठीक है, अब इसके लिए यदि मैं आपको बच्चों एक भाषण तैयार करने के लिए दे रही हूँ, वो है भारत कैसे बनेगा महाशक्ति। तो ये आप अपने भारत कैसे बनेगा महाशक्ति, ये टॉपिक है। इस विषय पे आपको एक भाषण तैयार करना है। ठीक है, जब भी आप स्कूल में आओगे तब मैं इस विषय पर आपसे 2 या 3 मिनट का भाषण जो है वो सुनूंगी, तो बच्चों आप अच्छी तरह से याद कर लोगे। चलो, इसका जो दूसरा भाग है वो है आशु भाषण, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में